प्यारे बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत कक्षा 12 फिजिक्स से संबंधित चैप्टर धारा वैद्युत का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें से आज हम लोग जानेंगे कि चल क्या है। चल या वैद्युत चल क्या चल कहिए या वैद्युत यानी कि इलेक्ट्रिक चल। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे कि चल होता क्या। वैसे आप केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं एक बार कि चल क्या होता है, लेकिन यहाँ पे एक बार इंट्रोडक्शन होगा क्योंकि आज जो संबंधित टॉपिक है हम लोग वैद्युत चल को कवर करेंगे। और वैद्युत चल को कवर करने के बाद हम लोग बात करेंगे इसका बेटा बात करेंगे चल का वैद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल, इसको संक्षिप्त में आप EMF ऑफ सेल भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे टर्मिनल विभवांतर। किसके विभवांतर बेटा? टर्मिनल विभवांतर की बात करेंगे। टर्मिनल विभवांतर क्या होता है? TETER MINAL टर्मिनल POTENTIAL टर्मिनल पोटेंशियल DIFFERENCE। ठीक है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे। अगर टाइम बचता है तो हम लोग चल का आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है, कब बात करेंगे? इंटरनल RASISTANCE इसका। तो इन चार टॉपिकों को हम लोग कवर करने का प्रयत्न करेंगे इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत। तो चलिए आइए, सबसे पहले हम लोग सीखते हैं। क्या सीखते हैं कि चल है, चल है क्या, इसको हम लोग जो है सीखने का प्रयास जो है करते हैं। तो वास्तव में बेटा जो सेल होता है, सेल आप लोगों ने देखा। इसमें से ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने सेल को नहीं देखा अभी तक? ऐसा कोई बच्चा है? सब लोग देखे हो। तो सेल क्या होती है? सेल के द्वारा हम क्या क्या काम करते हैं? हम लोग घड़ी चलाते हैं, घड़ी में लगा दिए घड़ी चलने लगी। चार्ज जलाने के लिए प्रयोग करते हैं। और नाना प्रकार के यंत्रों में, इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो चल क्या है? चल एक ऐसी मशीन है, एक ऐसी युक्ति है। ठीक है बेटा, चल एक ऐसी मशीन को चाहे एक ऐसी युक्ति है जो क्या करता है, जो रासायनिक ऊर्जा का, सेल के अंदर क्या बड़ा होता है? रासायनिक ऊर्जा, जो सेल के रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके, जो सेल के रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके क्या करता है? धारा प्रवाह को अनवरत क्या करता है? बनाए रखता है। कहाँ? किसी परिपथ। यानी क्या समझ में आया? जो सेल होता है एक ऐसी युक्ति होती है जो क्या करता बेटा, जो किस ऊर्जा का रूपांतरण किस ऊर्जा में करता है? रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में करके क्या करता है? परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को अनवरत, मतलब कंटिन्यूअस, लगातार प्रवाहित करता है। बात क्लियर हो गया ना? इससे एक ऐसा मशीन होता है, एक ऐसा युक्ति होता है जो रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में क्या करता है? परिवर्तन करके किसी परिपथ में आवेश प्रवाह को निरंतर बनाए रखता है। ऐसे भी कह सकते हैं, क्योंकि बेटा विद्युत धारा के प्रवाह का मतलब आवेश के प्रवाह से ही होता है।
जब किसी परिपथ में किसी निश्चित दिशा में विद्युत आवेश का क्या होता है, प्रवाह होने लगता है, तो हम लोग कहते हैं कि उसमें क्या हो रहा है, उसमें विद्युत धारा का प्रवाह। तो क्या समझ में आ गया? आप जानते हो क्या होता है, सेल में तो इलेक्ट्रोड होते हैं विभिन्न धातुओं को। मैं पूरी हिस्ट्री की बात करूं तो सेल में क्या होता है, दो प्लेट होते हैं, दो इलेक्ट्रोड होते हैं, जो क्या होते हैं, वैद्युत अपघट्ट के विलय में डूबे होते हैं। और वैद्युत अपघट्ट में विशेषता होती है कि एक जो प्लेट होता है, जो एक इलेक्ट्रोड होता है, वो क्या हो जाता है, वो धन आवेशित, और दूसरा क्या हो जाता है बेटा, ऋण आवेशित। बात क्लियर है ना? तो इन इलेक्ट्रोडों को या इन प्लेटों को इलेक्ट्रोड नाम दे दिया जाता है। बात क्लियर है ना? तो चलिए सेल में लिखिए तेजी से आप लोग। सेल में क्या लिखोगे, सेल में क्या जानिए कि यहाँ एक ऐसी युक्ति है, या एक ऐसी युक्ति है जो क्या करता है, जो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में, जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में, किसमें बेटा, वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके परिपथ में, कहाँ पर, परिपथ में क्या करता है, आवेश के प्रवाह को निरंतर बनाए रखता है। आवेश प्रवाह को निरंतर क्या करता है, बनाए रखता है। इस प्रकार ये क्या हो गया, आपके वैद्युत सेल का डेफिनेशन हो गया, परिभाषा हो गया। ठीक है, आपने ये भी जाना कि सेल में क्या होते हैं, विभिन्न धातुओं के दो प्लेटें होती हैं, जो वैद्युत अपघट्ट के जलीय विलय में डूबे होते हैं। इनमें से एक प्लेट क्या जाता है, धन आवेशित, और दूसरा प्लेट बेटा एक मान लो सपोज कि वैद्युत अपघट्ट का क्या विलयन है, इसमें क्या होते हैं, दो प्लेट होते हैं, जो इसमें क्या होता है, लिक्विड वैद्युत अपघट्ट। वैद्युत अपघट्ट क्या होता है, वैद्युत अपघट्ट कैसे कैरेक्टर का होता है, अधिकांश आयनिक कैरेक्टर का होता है कि जब बोला जाता है तो विपरीत आवेशित आयनों में वो टूट जाता है। इससे वैद्युत अपघट्ट पदार्थ का नाम बता सकते हो? इससे वैद्युत अपघट्ट पदार्थ का नाम NaCl, कॉपर सल्फेट लेगा। अब एक प्लेट को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड का। अच्छा बेटा दोबारा से तो आप देखते हैं कि इनके बीच हम लोग बहुत गहराई से इसको बार पढ़ चुके हैं। कि इनके बीच क्या होती है, रासायनिक क्रियाएं होती हैं। इन प्लेटों के बीच क्या होती है, रासायनिक, हमारे प्लेट का जो और क्या वैद्युत अपघट्ट का जो विलयन है, इनके मध्य रासायनिक क्रियाएं होती हैं, जिससे ऊर्जा क्या होती है, मुक्त होती है। हम आगे पढ़ेंगे। आप जानते हैं इसमें से एक प्लेट क्या होता है, निगेटिव, तो प्लस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। चलिए हमें जो है इसको एक्सप्लेन किया कि जो है सेल है क्या। अब हम अगले टॉपिक पे आते हैं। किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अगर होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला टॉपिक कहाँ पहुंच गए हम, सेल का विद्युत वाहक बल। चलिए फिर हम लोग बात करते हैं कि सेल का विद्युत वाहक बल। तो सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल, चलिए ये देखिए। ठीक है, एक क्या विद्युत वाहक बल का क्या बताया गया, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले आप जानिए क्योंकि ई से इलेक्ट्रो होता है, इसलिए विद्युत वाहक बल को ई से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है बेटा, किससे प्रदर्शित करेंगे, ई से। सूत्र कोई नया नहीं है, जो विभवांतर का आप लोगों ने सूत्र लिखा था लगभग वही होता है। ठीक है, बस यहाँ सिंपल बदल जाएगा। वहाँ बी बराबर आप क्या लिखते थे, बी बराबर W/T। आज हम कहेंगे कि ई बराबर क्या है। हमने आपको शायद बताया भी था कि अगर सेल का आंतरिक प्रतिरोध ना हो
तो सेल का जो विभवांतर होता है वास्तव में टर्मिनल विभवांतर होता है। वो क्या होता है? वो उसके विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। अर्थात ये हम लोग अच्छे से बात करेंगे, बहुत अच्छा टॉपिक है, बात समझा रहा है, इसलिए जो है आप लोग ध्यान बनाए रखिए। हाँ, तो चलिए बात करते हैं। बेटा आप जानते हो कि जब हम क्या करते हैं किसी सेल, हाँ क्या करते हैं, मान लो क्या है, एक सेल है जिसमें मैं 2 खूंटी बना देता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत? मान लो पॉजिटिव वाला है और ये निगेटिव। अब बेटा जब हम इसको ले जाके संबंधित मान लो कर दिए, किससे कर दिए? एक बल्ब से। हाँ, यानी ये सेल था, इस सेल का संबंध क्या किए? हाँ, किसी तार के द्वारा मान लो पहले बल्ब से कर देते, तो क्या होता है? विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है, जिससे बल्ब आपका जो है जलने लगता है कि नहीं? तो वास्तव में होता क्या? अभी हमने बताया कि सेल में क्या होता है, 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, वैद्युत अपघट पदार्थ होता है जिसमें डूबे होते हैं। हाँ, और इन इलेक्ट्रोडों पर विपरीत प्रकार के आवेश होते हैं। अब होता क्या है कि जो वैद्युत अपघट का पदार्थ होता है, जो इलेक्ट्रोड होते हैं, इनके बीच रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, जो कि बहुत अच्छे से आपको जो है केमिस्ट्री में समझाया गया है। बात में आ रहा है? तो जो अभिक्रियाएं जब होती हैं तो उसमें क्या होता है बेटा? ऊर्जा मुक्त होता है। आप जानते हो अभिक्रियाएं 2 प्रकार की होती है। हाँ, एक उष्मा शोषी और एक उष्मा, हाँ, एक क्षेपी और एक, हाँ। तो अब यहाँ पर क्या होती है? ऐसी रासायनिक ऊर्जा क्रिएट होती है। ऊर्जा क्या होती है? क्रिएट होती है। अब जब रासायनिक अभिक्रिया का ऊर्जा क्रिएट होता है तो ऊर्जा जाता क्या है? वो जो ऊर्जा क्रिएट होता है रासायनिक अभिक्रिया होने पर, वही ऊर्जा क्या करता है? आपको मालूम है बेटा, हमने ही आपको पढ़ाया है कि आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में क्या होता है? कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है। तो आखिर अब हमने कहा कि जैसे विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है, वैसे आप जानते हैं कि वायर में जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसके लिए कौन उत्तरदायी होता है? हाँ, किसी वायर में जो विद्युत धारा का पता देखिए, वैद्युत अपघट में तो आयन के द्वारा होता है। आपको मैं वहां भी समझाया था कि सेल के भीतर जो धारा का प्रवाह होगा, इलेक्ट्रोडों में जो धारा के यहाँ से यहाँ प्रवाहित होगा, वो आप जानते हो कि इसमें क्या होता है? आयनों के द्वारा होता है। धनायन और ऋणायन दोनों भाग लेते हैं। सेल के भीतर जो धारा बहेगा, ऐसे धारा को ना बता। अब मान लो धारा अगर बह रहा है तो इसे हम लोग जानते हैं कि क्या होता है? धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर बहता है, बहता कि नहीं? तो वास्तव में धारा इधर से निकलेगा, ऐसे ऐसे बातें होती, सेल के भीतर से ऐसे ऐसे आएगा। धारा का क्रम ही होता है चलने का। अगर ये पॉजिटिव निगेटिव है तो धारा का क्रम बेटा यही है। बात समझना ना? अंदर इधर इस डायरेक्शन में बहेगा। तो ऐसे आपको नजर आ रहा है कि बाह्य परिपथ में जो धारा का प्रवाह होता है वो सेल के धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर होता है, ठीक है बेटा? लेकिन सेल के घोल की जो भीतर धारा का प्रवाह होता है वो ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की ओर होता है। बात क्लियर ना? क्योंकि बेटा ऐसा तो है नहीं कि ऐसे जाएगा फिर ऐसे आएगा, ऐसा नहीं है। धारा का क्रम ही होता है, ठीक है? धारा का क्रम यही होता है। तो आप देख रहे हैं धन टर्मिनल से धारा निकल रही है, ऋण टर्मिनल की ओर जा रही है, फिर इलेक्ट्रोड के माध्यम से धारा ऐसे बहेगा। वहां पर आपको बहुत अच्छे समझाया गया था कि वैद्युत अपघट के विलयन में जो धारा का प्रवाह होता है वो आयनों के द्वारा होता है। वो दोनों प्रकार के आयनों के द्वारा होता है। वो धनायनों के द्वारा भी होता है और ऋणायनों के द्वारा भी होता है। किंतु बाह्य परिपथ में जो धारा का प्रवाह होता है वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। वो केवल मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। तो आपने और नया चीज आज क्या सीखा कि बाह्य परिपथ में जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है वो धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर होता है, जबकि वैद्युत अपघट के विलय में जो धारा का प्रवाह होता है वो ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड की ओर होता है। बात क्लियर? इतना क्लियर हो गया? तब बेटा हमने क्या सीखा? धारा बह रहा है, जैसे आपने इसको सेल से कनेक्ट किया वायर, तो धारा बह रहा है इसका मतलब आवेश चल रहा है। धारा बहने का मतलब है कि आवेश प्रवाहित हो रहा है। और आप जानते हैं कि आवेश को प्रवाहित करने में अर्थात आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में क्या होता है? कुछ ना कुछ कार्य किया जाता है। तो ये कार्य कौन करता है? एक कार्य सेल करता है। एक सेल को कार्य करने के लिए ऊर्जा कहाँ से मिलती है? ये जो ऊर्जा मिलती है वो सेल के अंदर मुक्त होती है। ये ऊर्जा कैसे मुक्त होती है? ये ऊर्जा इलेक्ट्रोड और वैद्युत अपघट के मध्य जो रासायनिक अभिक्रिया होती है वो उससे मुक्त होती है। बात क्लियर? तो मतलब आपने जाना कि जो धारा प्रवाहित करेंगे तो ऊर्जा व्यय होगा। तो ऊर्जा किसका व्यय होगा? सेल का। कोई दिक्कत नहीं। अब परिभाषा क्या बना? परिभाषा ये बना
विद्युत वाहक बल आखिर है क्या, आप लोग दिमाग में लेकर बैठे होंगे अभी तक कि आखिर यह क्या सके, जल्दी बताइए। तो सुनिए, तो वास्तव में शल का विद्युत वाहक बल होता है वो E बराबर, मान लो Q आवेश को प्रवाहित करने में W जो ऊर्जा व्यय हो रही है, तो आपका जो फार्मूला बनता है वो E बराबर W/Q है। यहाँ से अगर हम लोग डिफाइन करना चाहें, यहाँ से अगर हम लोग डिफाइन करना चाहें तो हमें क्या मिलेगा, हम लोग कहेंगे कि एक Q बराबर अगर क्या ले ले बेटा, हम कह दें कि यदि Q बराबर 1 कूलाम तो E बराबर क्या मिल जाएगा, E बराबर W मिल जाएगा। मतलब आप यहाँ से देख रहे हो बेटा कि शल का विद्युत वाहक बल, शल का विद्युत वाहक बल शल द्वारा व्यय ऊर्जा के बराबर। आखिर W क्या है, शल द्वारा व्यय ऊर्जा तो ही है, बात क्लियर है बेटा। यानी किसी शल का विद्युत वाहक बल उस शल द्वारा व्यय ऊर्जा के बराबर होता है, लेकिन शर्त क्या है, आवेश एकांक है, आवेश का मान 1। मतलब परिभाषा क्या बना कि एकांक आवेश को, क्या बेटा, एकांक आवेश को शल सहित मतलब क्या हुआ, क्योंकि मैंने कहा सिंधारा पूरी में बहेगा, तो शल सहित मतलब शल के भीतरों प्रवाहित होगा, तो एकांक आवेश को शल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में, कहा बेटा, शल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में शल द्वारा जो ऊर्जा व्यय होती है वह शल के विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। परिभाषा आसान नहीं, क्या परिभाषा आपने सुना, देखिए मैं लिख रहा हूं कि एकांक आवेश, इसको डिफाइन कर रहे हैं शल के विद्युत वाहक बल को, आप लोग भी साथ साथ लिखते चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिख रहा हूं, देखिए, एकांक आवेश को, एकांक आवेश को हाँ शल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में, शल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में शल का जो ऊर्जा क्या होती है, व्यय होती है, वह क्या कहलाता बच्चों, वह शल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। क्या होता है, शल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। कोई प्रॉब्लम बच्चों, शल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। पिक्चर साफ आ रहा है, हाँ मतलब समझ में तो नहीं है ना, ठीक है बच्चों। अब हम सपोज करेंगे, हम कहेंगे कि यदि Q कूलाम, C मतलब क्या है, कूलाम, हाँ क्योंकि कूलाम का प्रतीक C होता है। यदि Q कूलाम आवेश को शल सहित पूरे परिपथ, शल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में कितना ऊर्जा व्यय हो रही है बेटा, W जूल ऊर्जा व्यय हो रही हो, तो W जूल ऊर्जा व्यय हो रही हो तो क्या बेटा, तो शल का विद्युत वाहक बल, शल के विद्युत वाहक बल को हमने पहले बता दिया, किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा, ये से, हाँ तो क्या हो जाएगा, E बराबर W/Q, W का मात्रक जूल प्रति कूलम। तो हम आशा करते हैं कि आप लोगों को जो है शल क्या है ये भी समझ में आया होगा, और साथ साथ विद्युत वाहक बल क्या होता है ये भी समझ में आया होगा, ठीक है।